अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सरकारी नौकरियों की भर्ती के उसूलों में तब्दीली से मुतालिक एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सरकारी नौकरी के अमल के आगाज़ के बाद उसूलों में तब्दीली नहीं की जा सकती। 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच के सामने ये सवाल आया कि भर्ती के अमल के शुरू होने के बाद उसूलों में तब्दीली मुमकिन है या नहीं। बेंच ने मुत्तफिका फैसले में कहा कि सरकारी मुलाजिमतों की भर्ती का अमल मुकम्मल, शफाफ और मुनसिफाना होना चाहिए। ये मामला राजस्थान हाई कोर्ट में ज़ेर गौर था, जहां भर्ती के उसूलों में 75% क्वालिफाइंग नंबर्स का कानून मुतारिफ कराया गया था। नए उसूलों के तहत कई उम्मीदवारों को नौकरी मिलने से महरूम होना पड़ा, जिस पर उनका कहना था कि भर्ती का अमल शुरू होने के बाद उसूलों में तब्दीली नहीं की जा सकती। अदालत ने वाज़ेह किया कि अगर भर्ती के उसूल में पहले से ये शर्त शामिल हो कि इसमें तब्दीली मुमकिन है तो ये कानूनी तौर पर दुरुस्त होगा, लेकिन ये तब्दीली इंसाफ और मसावत के उसूलों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक भर्ती का अमल उस वक्त शुरू हो जाता है जब किसी पोस्ट का इश्तिहार जारी किया जाता है और इस अमल का अख्तिताम मुंतखब उम्मीदवारों की तकर्रुरी पर होता है। ये मुकदमा 2009 में राजस्थान की भर्ती से मुतालिक है, जहां भर्ती के दौरान नया कानून मुतारिफ कराने से कई उम्मीदवार नाअहल हो करार पाए थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हुकूमत जल्द ही मुल्क में दहशतगर्दी और दहशतगर्द नेटवर्क से लड़ने के लिए एक मजबूत इंसदादी दहशतगर्दी माहौलियाती निज़ाम तश्कील देने के लिए एक कौमी इंसदादी दहशतगर्दी मनसूबा और हिकमत अमली लेकर आएगी। उन्होंने तमाम रियासतों पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में मुत्तहिद हों और पुलिस फोर्सेस को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस करें और डेटा के ज़रिए दहशतगर्दी का मजबूती से मुकाबला करें। जुमेरात को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा इंसदादी दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए अमित शाह ने कहा कि हुकूमत जल्द ही दहशतगर्दी से लड़ने के अगले कदम के तौर पर एक कौमी इंसदादी दहशतगर्दी मनसूबा और हिकमत अमली ला रही है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के निज़ाम से लड़ने के लिए वजारत दाखिला ने जो प्रोएक्टिव अप्रोच बनाया है, उसमें हम एक अगला कदम लेकर आ रहे हैं। 26 नवंबर हमारा संविधान दिवस है। मेरा आप सबसे विनती है, इसके पहले नए कानून के तहत जिसको बेल का अधिकार है, जिसको बाहर जाने का अधिकार है, वो सभी का हम एक अभियान चलाकर बेल करा दें। हमारे गृह सचिव जी आपके साथ इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर तकनीक को बहुत प्राधान्य दिया गया है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जेल, FSL, कोर्ट, अभियोजन और पुलिस, ये पांचों जगह 100% तकनीकी क्रियान्वयन होने के बाद हमारे ये 3 आपराधिक कानून दुनिया के सबसे आधुनिक और तकनीक से लैस कानून होंगे और एक लंबे समय तक इसके अंदर कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से इसने बनाया है। और आतंकवाद का जहां तक सवाल है, आजादी के 76 साल के बाद पहली बार ये कानूनों के अंदर हमने आतंकवाद को परिभाषित किया है, आतंकवाद की व्याख्या की है। कई सारे केसों के अंदर कोर्ट के बहुत तीखे सवाल आते हैं कि टेररिज्म का मतलब क्या है, टेररिस्ट का मतलब क्या है। इसकी व्याख्या पहली बार करने का काम हमने इस कानूनों के अंदर किया है। और ट्रायल इन एब्सेंसिया, जो देश की सीमाओं के बाहर षड्यंत्र कर हमारे देश की सीमाओं के अंदर गुनाह करते हैं, इनके खिलाफ भी केस चलाने का अधिकार प्रोसिक्यूशन एजेंसी के साथ पास है। इसका भी उपयोग टेररिज्म के केस में विशेषकर और आर्थिक अपराधों के केस में जरूर करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं के अवस्थापन के लिए हमने ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। अभी NFSU के 7 परिसर हैं। अगले 2 साल में 9 नए परिसर हम शुरू कर देंगे। केंद्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं CSFL अभी 7 है और 7 चालू कर देंगे। और आने वाले दिनों में राज्य की प्रयोगशाला को अपग्रेड करने के लिए भी भारत सरकार कोई योजना लेकर आएगी। 3 साल के बाद इस देश में हर साल लगभग 35,000 के आसपास
फॉरेंसिक साइंस के अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग लिए हुए ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर बाहर निकाल पाए, इस प्रकार का शिक्षा का व्यवस्था भारत सरकार ने ऑलरेडी 26 नवंबर हमारा कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और वायनाड लोकसभा सीट से उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने जुमेरात को एक बार फिर वायनाड की आवाम से मुलाकात की और इंतखाबी जलसे से खिताब भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो इस इलाके के लोगों की खिदमत ठीक उसी तरह करना चाहती हैं जिस तरह एक माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है। Through the Lok Sabha constituency now for many days, ഇന്നിപ്പോ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ ഈ വയനാട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I thought when I started I should be reaching out to as many of you as possible. എന്റെ ഇവിടുത്തെ യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോളം നിങ്ങളിലേക്ക് എനിക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്. But it is you who have been reaching out to me. ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് വരണമെന്നാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളാണിപ്പോ എന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Wherever I go you are waiting for me with your beautiful smiles, hugs, kisses. ഞാൻ എവിടെ പോകുമ്പോഴും മനോഹരങ്ങളായ പുഞ്ചിരികളോടുകൂടി നിങ്ങൾ എന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മ തന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. You're welcoming me into your homes, into your hearts like a member of your own family. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാളെ പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക്, ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. I know that you have treated Rahul just like a brother and a son. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ രാഹുലിനെ സ്വന്തം സഹോദരനായിട്ട്, മകനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം. For him you are family. അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ്. And he felt very sad moving from here, leaving Wayanad. വയനാട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പോവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം വിഷമമായിരുന്നു. I now for many days ഇന്നിപ്പോ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ ഈ വയനാട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I thought when तेलंगाना की मूसा नदी में नई जान डालने के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले बाविखार प्रोजेक्ट पर अपोजिशन जमातों की जानिब से अवाम में पैदा किए जाने वाले खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 8 नवंबर को पदयात्रा करेंगे। ये पदयात्रा उनकी सालगिरह के मौके पर की जाएगी। वज़ीर आला भुवनगिर के वलीगुंडा बीबी नगर के दरमियान 6 किलोमीटर तक बहने वाली मूसा नदी की आलूदगी की सूरत हाल की तफसीलात से अवाम को वाकिफ़ करवाएंगे। हुकूमत पहले मरहले में 21 किलोमीटर तक मूसा नदी को तरक्की देने का मंसूबा रखती है। अनंतगिरी से मूसा नदी का आगाज़ होता है। हैदराबाद में मूसा नदी में सीवरेज का पानी और फैक्ट्रियों की आलूदगी पाई जाती है। वज़ीर आला ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ यादगिरी गुट्टा की लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा करेंगे। वो चाहते हैं कि मूसा नदी को बहाल करने के प्रोजेक्ट के सिलसिले में रियासत की असल अपोजिशन BRS के अलावा BJP की तनकीदों का जवाब दिया जा सके और अवाम को हकीकी सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 8 नवंबर को 55 बरस के हो जाएंगे। उनकी सालगिरह के मौके पर ओडिशा के पुरी में साहिल समंदर उनकी तस्वीर बनाते हुए उनको मुबारकबाद पेश की गई। इस साहिल पर वज़ीर आला की तस्वीर बनाने के लिए सैंड आर्टिस्ट की खिदमत हासिल की गई। तेलंगाना फिशरीज़ कॉरपोरेशन के चेयरमैन M साई कुमार ने वज़ीर आला को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला को मुबारकबाद की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये वायरल हो गई। इसी तरह साई कुमार ने वज़ीर आला को सालगिरह का अनोखा तोहफा दिया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जल्द ही महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बताया जाता है कि वो ख़ास तौर पर मुंबई के उन हलकों का दौरा करने का मंसूबा बना रहे हैं जहां बड़ी तादाद में तेलुगु ज़बान बोलने वाले अफराद रहते हैं। AICC ने पहले ही महाराष्ट्र के इंतखाबात के सिलसिले में स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त में रेवंत रेड्डी के नाम का ऐलान किया है। बताया जाता है कि मुंबई कांग्रेस कमेटी ने उनकी इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल तैयार कर लिया है। रेवंत रेड्डी वहां कम से कम 2 दिन क़याम करेंगे और कांग्रेस उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मुहिम चलाएंगे। महाराष्ट्र के 16 असेंबली हलकों में तेलुगु अवाम की अक्सरियत है। महाराष्ट्र के सरहदी अजला के वुज़रा और MLAs बाकी हलकों में जाकर इंतखाबी मुहिम चलाने का मंसूबा बना रहे हैं। वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी पहले से ही इंतखाबी मुबस्सिर मुकर्रर किए जा चुके हैं और वो बाकायदगी से उन्हें तफवीज़ करदा हलकों में मुहिम चला रहे हैं। PCC के सदर महेश कुमार गौर ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की ज़ात से मुताल्लिक़ BJP फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी की जानिब से उठाए गए सवाल पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया।
उन्होंने मीडिया के लिए जारी अपने एक वीडियो बयान में बीजेपी लीडर को मशवरा दिया कि वो मोदी हुकूमत पर 2025 की कौमी सतह की मरदमशुमारी में जात पात की मरदमशुमारी करवाने के लिए दबाव डालें। उस वक्त ये पता चल जाएगा कि राहुल गांधी किस जात से ताल्लुक़ रखते हैं। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिन से महेश्वर रेड्डी क्या बयाना दे रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ महेश्वर रेड्डी तेलंगाना में जातों की मरदमशुमारी का खैर मकदम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जाफरानी जमात में पसमानदा तबकात की क़यादत को ख़त्म कर रहे हैं। पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बंडी संजय को पार्टी की रियासती सदारत से हटाकर आला ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले किशन रेड्डी को सदर बनाया गया। इसी तरह असेंबली में बीजेपी फ्लोर लीडर भी आला ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुल्क भर में जातों की मरदमशुमारी करवाते हुए तमाम तबकात को तरक्की के मसावी मौके फराहम करने का मंसूबा रखते हैं। बीजेपी నాయకుడు మహేశ్వర్ రెడ్డి రోజు రోజుకి ఏం మాట్లాడుతుండో అర్థం కాకుండా పోతా ఉంది. మీరు కులగణన గురించి మాట్లాడుతా ఉన్నారు. ఒక బీసీ అయిన బండి సంజయ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఉంటే అది కూడా పీకేసి అగ్రవర్ణాలకు తెచ్చుకున్నారు. బీజేఎల్పీ నాయకుడు అగ్రవర్ణాల వారే, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అగ్రవర్ణాల వారే. మీరు కులగణనకు మేము అనుకూలమని మాట్లాడతారు. రాహుల్ గాంధీ గారు ఏ కులం అంటా ఉన్నారు. రాహుల్ గాంధీ గారు జాతీయ మొత్తము అభిమానించే నాయకుడు. కులగణన ఎందుకు అడుగుతా ఉన్నారు రాహుల్ గాంధీ గారు? ఎవరి కులం ఏంటో తెలుస్తుందనే కులగణన అడుగుతా ఉన్నారు. కులగణన సంపూర్ణంగా జరిగిన తర్వాత ఈ దేశంలో మీరు అధికారంలో ఉన్నారు, మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు. మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే రాష్ట్ర నాయకత్వం మోడీ గారిని అడగండి. 2025లో జరిగే జనగణనలో ఓబీసీల యొక్క అంశం కూడా చేర్చమని అడగండి. మీరు అప్పుడు తెలుస్తుంది రాహుల్ గాంధీ గారు ఏ కులం అని. మీరు కులగణన గురించి మాట్లాడడం ఏమిటి? రాష్ట్రంలో గాని దేశంలో గాని కాంగ్రెస్ పార్టీకి कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी ने मीडिया को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के यादगिरी और भुवनगिर के दौरे की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपनी सालगिरह के मौके पर कल यानी 8 नवंबर बरोज़े जुमा यादगिरी जाएंगे, जहां वो लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में दर्शन करेंगे और खुसूसी पूजा में शिरकत करके पंडितों से आशीर्वाद लेंगे। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला बाद में ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करेंगे जिसमें मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला भुवनगिर ज़िले के उन इलाकों का भी जायज़ा लेंगे जहां से मूसा नदी गुजरती है और किसानों के साथ इजलास में मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन ने जुमेरात को ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के बारे में फैलाई जाने वाली गलत मालूमात पर खबरदार किया। उन्होंने ख़ास तौर पर मुस्लिम बरदरी में खौफ पैदा करने की कोशिशों की मजम्मत की, जिसमें मरदमशुमारी को एनआरसी से जोड़कर दिखाया जा रहा है। गांधी भवन में टीपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी जहीर ललानी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सैयद निज़ामुद्दीन ने वाज़ेह किया कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का शहरी दस्तावेज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के बाज़ अफराद पर गलत मालूमात फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस देश में कास्ट बेस्ड सेंसेक्स आज़ादी से 75 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। आज तक जो है इस तरह का हिस्टोरिक कास्ट बेस्ड सेंसेक्स कभी नहीं हुआ। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी इस देश में दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, ओबीसी के साथ, माइनॉरिटी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, जो अत्याचार हो रहा, उसको लेकर उन्होंने इस देश के अंदर जाति जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। जाति कुल जनगणना यानी मतलब कास्ट बेस्ड सेंसेक्स होना बहुत ज़रूरी है। उनका कहना यह है कि अगर जिसकी जितनी आबादी है उतनी उनकी हिस्सेदारी होना चाहिए। उसकी शुरुआत तेलंगाना के अंदर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से राहुल गांधी जी के हिदायत पर जो है अनुमला रेवंत रेड्डी जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क जी और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ जी एक बेहतरीन तरीके से एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए आज जो है तेलंगाना से कास्ट बेस्ड सेंसेक्स की शुरुआत किए हैं। कास्ट बेस्ड सेंसेक्स इसीलिए ज़रूरी है कि पिछड़े तबके के साथ जो नाइंसाफ़ी होती आ रही है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, ओबीसी हो,
उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होते आ रहा है। उनको उनकी आबादी के हिसाब से हक मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि 50% जो रिजर्वेशन का कैप है उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए, जिसकी जितनी आबादी है उतनी उनकी हिस्सेदारी देना है। अब ख़ास करके मैं माइनॉरिटी की अगर बात करूं तो माइनॉरिटी को जो है BCE का कोटा है जिसमें 14 ग्रुप्स है। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी या सर्वे के बारे में फैलाई जाने वाली गलत फहमियों पर एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि इस कास्ट सेंसस को लेकर बहुत सी गलत फहमियाँ सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं। उन्होंने आवाम को इन गलत फहमियों से बचने और मरदमशुमारी में 100% हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने इस सर्वे से जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। अस्सलाम वालेकुम ब्रदरान इस्लाम। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम कदम उठाई है कि सारे तेलंगाना के अंदर हाउस होल्ड सर्वे यानी घर घर में सर्वे किया जा रहा है। सर्वे वो है समाजी, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड खुला सर्वे। ये सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे के अंदर हम सबको शरीक होना है और उस सर्वे के अंदर जो 75 सवालात किए जा रहे हैं उन 75 सवालों का जवाब देना है। अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग इसमें मालूमात की कमी की वजह से या फिर शरारतन बहका रहे हैं कि RSS और बीजेपी की चाल है कि सर्वे से मुसलमानों को दूर रखना चाह रहे हैं। मेरी अदबन गुजारिश है ऐसा काम मत कीजिए। जब मैं 4-5% रिजर्वेशन के लिए राष्ट्रीय गवर्नमेंट थे, जब भी हमें बहुत सारे लोगों की तरफ से एतराज आता है होने के लिए एतराज किया गया, रोका गया, लेकिन कामयाब रहा, जिसकी वजह से 22 लाख बच्चे आज तेलंगाना और आंध्रा में डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, MCA आला तालीम से वाबस्ता हुए हैं। वो रिजर्वेशन की वजह से ही। पहले सब मुखालिफत करे, उसके नहीं चाहिए। आज भी मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं, ये जो रिजर्वेशन है ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत कारआमद रिजर्वेशन होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि इसके अंदर NRC या कुछ ऐसी चीजों के साथ हो जाएगा, हुकूमत बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रही है, सब झूठ है। देखिए ये आपके सामने रख रहा हूं, इसके अंदर कोड दिया गया है भाई, कोड 01 के हमारे 01 इसमें हिंदू भाइयों के लिए है, 02 इस्लाम मुसलमान भाइयों के लिए दिया गया है, इसी तरीके से 03 क्रिश्चियंस के लिए दिया गया है, 04 सिख भाइयों के लिए दिया गया है। तो ये सर्वे दिया गया, इसमें आ गया कि मजहब आपका जो भी है करना है। उसके बाद अगर ओसी है, ओसी के अंदर आप जाइए, सैयद, मुगल, अरब, पठान, उसके बाद घर है नहीं है, आपका तालीमी माशी क्या है, वो तमाम पूछते हैं सवाल, उससे दीजिए। अब जो बैकवर्ड क्लास का है मेन सर्वे जो हो रहा है BCs का, हम मुसलमान इत्तेफाक से मेजॉरिटी। मरकजी वज़ीर कोयला और तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत में अब तक 31 लाख अफराद ने बीजेपी की रुकनीत हासिल की है। रुकनीत का रजिस्ट्रेशन आइंदा चंद दिनों तक जारी रहेगा। उन्होंने आज सुबह सिकंदराबाद के सिख विलेज में बीजेपी के रियासती सतह के तंजीमी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत ने हिदायत दी है कि नए आने वालों में 30% अफराद को पार्टी के ओहदे दिए जाएंगे, 33% ओहदे ख़वातीन को दिए जाएंगे, तमाम तबक़ात के लिए मौक़े फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के तंजीमी निज़ाम को मुस्तहकम किया जाएगा। किशन रेड्डी ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो रियासत में सियासी मुतबादिल के तौर पर बीजेपी को मजबूत करने के लिए ज़रूरी तजावीज़ पेश करें। సభ్యత సేకరణ అన్ని జిల్లాలలో కూడా మనం అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఉత్సాహంగా ఈరోజు జరుగుతూ ఉంది. మరి ఈ సభ్యత సేకరణ సమయంలోనే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో గత పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో గానీ, శాసనసభ ఎన్నికల్లో గానీ చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు. రేపు పోలింగ్ బూత్ నుంచి వేసేటువంటి కమిటీల నుంచి కూడా వాళ్ళను భాగస్వాములు చేయాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉన్నది. ఆ విషయాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఇంకా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలా మంది చేరడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు, చేరుతా ఉన్నారు. 100 మందిని కలిస్తే 90 మందికి పైగా ఈరోజు బీజేపీలో చేరడానికి సుముఖంగా ముందుకుండి వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మనం ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో కొనసాగేటువంటి పార్టీ ఈరోజు దేశంలో మనం చూస్తా ఉన్నాం. కుటుంబాల ఆధారంగా నడిచేటువంటి పార్టీ. జాతీయ స్థాయిలో
నడ్డా గారు అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు. రేపు ఎవరు వస్తారంటే ఎవరు చెప్పలేరు. కానీ మిగతా పార్టీలలో అడ్వాన్స్ బుకింగ్ అయి ఉంటుంది. కొడుకు లేకపోతే బిడ్డ లేకపోతే అల్లుడు, చిన్నాడు లేకపోతే పెద్దల్లుడు. ఈ రకంగా ఏ పార్టీకి ఎవరు ప్రెసిడెంట్ అవుతారు, ఎవరు నేతృత్వం వహిస్తారు, ఈరోజు అన్ని జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి మొదలు పెడితే తమిళనాడు వరకు అన్ని ప్రాంతీయ పార్టీలు కానీ జాతీయ పార్టీలు కానీ కుటుంబాల ఆధారంగా నడిచేటువంటి పార్టీలే ఈ దేశంలో కొనసాగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో కార్యకర్తల ఆధారంగా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद शाह गेसू दराज खुसरो हुसैनी साहब सज्जादा नशीन रोज़े गुलबर्गा शरीफ का इंतकाल हो गया। वो खल्फ पर हमले के बाइस अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद शाह गेसू दराज खुसरो हुसैनी साहब सज्जादा नशीन रोज़े बुजुर्ग गुलबर्गा शरीफ एक अजीम और जलीलुल क़द्र शख्सियत है जिनका ताल्लुक़ तसव्वुफ़, इल्म व इरफ़ान और दीनी खिदमत से था। आपका ख़ानदान सदियों से इस्लामी उलूम और तसव्वुफ़ का मरकज़ रहा और आपने भी इस इल्मी और रूहानी विरसे को आगे बढ़ाया। हज़रत मौलाना शाह गेसू दराज खुसरो हुसैनी साहब ने अपनी ज़िंदगी को दीनी तालीमात, इस्लामी फ़िक़ा और तसव्वुफ़ की रोशनी फैलाने में गुजारा। आपकी क़यादत में गुलबर्गा शरीफ ने न सिर्फ एक रूहानी मरकज़ का किरदार अदा किया बल्कि एक तालीमी इदारे के तौर पर भी कई दीनी और रूहानी शख्सियात तैयार किए। आपकी सज्जादा नशीनी का अहद एक अजीम इल्मी और रूहानी मिशन की तकमील का बाइस था जिसमें आपने लोगों की इस्लाह, तालीम और रूहानी तरक्की के लिए बेशुमार खिदमात अंजाम दी। आपकी तालीमात, वाज़ और इल्मी महाफिल लोगों के लिए रोशनी की मानिंद थी और आपके शागिर्दों की एक बड़ी तादाद आपकी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हुई। आप ही के दौर में ख्वाजा बंदा नवाज़ यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया जो कि मुल्क भर में किसी भी दरगाह के तहत क़ायम की जाने वाली पहली यूनिवर्सिटी है। आपके वालिद गिरामी ने करीब 50 बरस कबल इस तालीमी मुहिम का आगाज़ किया था और आपने उसे उरूज कमाल तक पहुँचाया। आपके साने इर्तिहाल से गुलबर्गा बल्कि पूरे मुल्क में दीनी हलकों में गम की लहर दौड़ गई। आपकी वफ़ात ने एक अजीम आलिम, मुफस्सिर और रूहानी रहनुमा को खो दिया, लेकिन आपकी तालीमात और खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। हाइड्रा के कमिश्नर रंगनाथ बेंगलुरु पहुंच गए हैं जहां वो 2 रोज़ा दौरे के दौरान बेंगलुरु शहर में तालाबों की बहाली के मंसूबे पर स्टडी करेंगे। हाइड्रा के दीगर ओहदेदार चाशुम्बे के रोज़ बेंगलुरु पहुंच गए थे जबकि रंगनाथ जुमेरात को रवाना हुए। इस दौरे में हाइड्रा की टीम तालाबों की बहाली के साथ साथ आफात समावी से निपटने के इक़दाम का भी जायज़ा लेगी। इस दौरान हाइड्रा के ओहदेदार बेंगलुरु के यलहंका इलाके में वाक़ कर्नाटक स्टेट नेचुरल डिज़ास्टर मॉनिटरिंग सेंटर का दौरा करेंगे और वहाँ के सीनियर साइंसदानों के साथ आफात समावी से निपटने पर तबादला ख्याल करेंगे। So, when we look into that, there are different sections are needed to develop technically. Like cyclones, there is a person who knows about the cyclone. Seismology, there is a person who has a background of. So, like the technical domain experts has been taken and they have given a different cells to monitor such events. So, each technical cell has a domain. As I said, we should understand what type of disaster is pertaining and how long it is there for us and what is the climatic change impacts on that, whether it is increasing or whether it is stable there only. That for that we need to know the frequent weather monitoring information we need. Then remote sensing, using that data we prepare GS maps. We have a separate network. तेलंगाना में जुमेरात को 9 DSPs के तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। DGP जितेंद्र की तरफ से जारी किए गए उन अहकाम के तहत मुख्तलिफ मकामात पर DSPs को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मौजूदा जगतियाल DSP DCRB के ओहदे पर तैनात जी महेश बाबू को करीमनगर DSP PTC के तौर पर तैनात किया गया। इसी तरह करीमनगर DSP PTC पर तैनात बी रामानुजन को कागज़नगर SPO के तौर पर तबादला किया गया। हैदराबाद में एक और क्लॉक टावर की नकाब कुशाई होने जा रही है। ओहदेदारों ने आजमपुरा में एक नए क्लॉक टावर की तामीर का काम तकरीबन मुकम्मल कर दिया है। ये क्लॉक टावर 30 फीट बुलंद है और उसके 4 अतराफ हैं। टावर के इर्द गिर्द रोशनियों को घास, दरख्तों और पौधों से दिलकश अंदाज में सजाया जाएगा ताकि टावर को सरसब्ज और शादाब बनाया जा सके। शहर हैदराबाद के संतोष नगर इलाके में फूड सेफ्टी के ओहदेदारों की टीमों ने बाज़ होटलों पर छापा मारा। इस छापे के दौरान एक होटल में सड़ी हुई सब्जियां पाई गई। होटलों के बावर्ची खानों में हिफ्ज़ान सेहत के मियारात बरकरार नहीं थे और नाक़िस सफाई का इंतज़ाम था। बाज़ होटलों के बावर्ची खाने में झुंगुर देखे गए। होटलों में ग़िज़ाई नमूनों को हासिल कर लिया गया जो लैब को भेजे जाएंगी। उन ओहदेदारों ने
फूड सेफ्टी उसूलों की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह किया। हालत नशा में गाड़ियां चलाते हुए पकड़े गए अफराद को अदालत ने अस्पताल में सफाई का काम करने की अनोखी सजा सुनाई। तेलंगाना के मंचिरियाल जिला मुसक्कर में हाल ही में पुलिस ने हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए 27 अफराद को पकड़ा था। पुलिस ने उन तमाम को अदालत में पेश किया। अदालत ने पकड़े गए तमाम अफराद को 1 हफ्ते के लिए मकामी मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल में सफाई का काम करने की अनोखी सजा सुनाई। इसी दौरान पुलिस ने हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। सैबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने अत्तापुर पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया। उन्होंने पुलिस स्टेशन में बाज़ फाइल्स का भी जायजा लिया। मुकदमात की पेशरफ ज़ेर इल्तिबा मुकदमात के सिलसिले में उन्होंने तफसीलात तलब की। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के सिलसिले में भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने हिदायत दी कि पुलिस स्टेशन में शिकायत के लिए आने वालों के साथ बेहतर रवैया इख्तियार किया जाए। मंचिरियाल जिले के साई कुंटा इलाके में वाक़ ट्राइबल गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल में 10वीं जमात की 12 तालिबात बीमार पड़ गई। स्कूल की 160 तालिबात ने सुबह खिचड़ी खाई थी, जिसके बाद 12 तालिबात ने पेट में दर्द की शिकायत की। उन्हें फौरी मंचिरियाल के सरकारी जनरल अस्पताल ले जाया गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही कलेक्टर को कुमार दीपक ने अस्पताल पहुंचकर तालिबात की अयादत की। उन्होंने कहा कि उन्हें खुसूसी तिब्बी माहिरीन की निगरानी में बेहतर इलाज फराहम किया जा रहा है। बालापुर के इलाके से एक वाक़े में पुलिस ने शेखर नामी शख्स के खिलाफ अपनी सास पर जिनसी तशद्दुद करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया। यह वाक़या महमूद कॉलोनी में उनकी रिहायशगाह पर पेश आया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक शेखर, जो अपनी बीवी, 3 बच्चों और सास के साथ रहता था, उसने मुबैना तौर पर उस वक्त अपनी सास पर जिनसी हमला किया जब घर पर कोई अफराद मौजूद नहीं थे। यह वाक़या 3 दिन पहले पेश आया, मगर मीडिया के ज़रिए रिपोर्ट होने पर मंजरे आम पर आया। मुतासरा खातून के ख़ानदान वालों ने मीडिया से रुजू किया और इल्ज़ाम आयद किया कि मुताल्लिक़ा हुक्काम ने फौरी कार्रवाई नहीं की। इसके बाद बालापुर इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुराना शहर हैदराबाद के अत्तापुर इलाके में घरेलू मसाइल पर एक इलेक्ट्रिशियन ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। यह वाक़या कल शब पेश आया। ज़िले महबूब नगर का मुतवत्तिन 27 साला साई कुमार अत्तापुर में मुकीम था और इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम करता था। उसने कल शब घरेलू मसाइल के सबब फांसी लेकर खुदकशी कर ली थी। उसके साथियों ने पुलिस को बताया कि घरेलू मसाइल की वजह से वो तनाव का शिकार हो गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार शाहरुख खान को 50 लाख रुपए देने का मुतालबा करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। मुंबई पुलिस ने बताया कि एक नामालूम शख्स ने शाहरुख खान को धमकी आमेज कॉल की। बांद्रा पुलिस स्टेशन में सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नामालूम शख्स के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया गया। ये धमकी छत्तीसगढ़ के शहर रायपुर से बराह रास्त मुंबई पुलिस को दी गई थी और मालूम है कि धमकी देने वाला शख्स फैजान नामी नौजवान है। शाहरुख खान को माजी में अक्टूबर के महीने में भी धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हुई थी। अमरीकी सदारती इंतखाब के नतायज सामने आ चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस में अपने कदम रखने में कामयाब हो गए हैं। इस जीत से उनके हामियों में ज़बरदस्त खुशी का माहौल है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क भी ट्रंप के बड़े हामी हैं और उन्होंने इंतखाबी तशहीर के दौरान उनके लिए वोट भी मांगे थे। अब ट्रंप की जीत का एलन मस्क को काफ़ी फ़ायदा हुआ और उनकी दौलत एक ही दिन में 26.5 यानी 26.5 बिलियन डॉलर्स की छलांग लगाकर 290 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। अगर ये उछाल जुमेरात को भी जारी रहती है तो मस्क की दौलत 300 अरब डॉलर के क्लब में शामिल हो जाएगी। चारशंबे को उनकी कंपनी टेस्ला के शेयर में 14.75% का इजाफा देखा गया। हिंदुस्तानी नसाद बरतानवी साबिक वज़ीर आज़म ऋषि सुनक अपनी अहलिया अक्षिता मूर्ति के साथ बेंगलुरु के एक कॉफ़ी शॉप में नजर आए। जनूबी बेंगलुरु की एक कॉफ़ी शॉप में वो दोनों एक टेबल पर बैठे हुए थे और कॉफ़ी पीते हुए देखे गए, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। ऋषि सुनक और अक्षिता ने वहां मौजूद लोगों के साथ सेल्फियां मिली और कुछ वक्त तफरीही अंदाज में गुजारा। हाल ही में ऋषि सुनक भारत के दौरे पर बेंगलुरु पहुंचे हैं और वो जियानगर इलाके में अपने ससुराली घर में मुकीम हैं, जहां उनके ससुर नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के बानी हैं और सास सुधा मूर्ति जो कि राज्यसभा के रुकन हैं, उनसे मुलाकात की। इससे कबल उन्होंने नंजनगुड़ा में वाक़ श्री रघुवेंद्र स्वामी मठ का भी दौरा किया था।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।